और टीएस इलियट जो है वो सिलेबस में है यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के भी, और फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी जो कि कराची में एक यूनिवर्सिटी है, और इस्लामाबाद में भी फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी की एक ब्रांच है। तो ये एक्चुअली उनके सिलेबस में भी है। फिर बीएस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके सिलेबस में भी टीएस इलियट इंक्लूडेड है। लेट्स स्टार्ट। अच्छा जी, टीएस इलियट जो है इसकी जो पैदाइश है वो 1888 में हुई, और इसकी जो डेथ है वो 1965 में हुई, यानी कि ये 20th सेंचुरी पोइट है। कोई बताएगा कि 20th सेंचुरी पोइट जो है उसके स्पेक्स क्या हैं? किसी को यहाँ पे आइडिया हो कि व्हाट इज 20th सेंचुरी, और अगर हम 20th सेंचुरी लिटरेचर के बारे में बात करें तो क्या है 20th सेंचुरी लिटरेचर? किसी को अंदाजा है कि 20th सेंचुरी में हम क्या बात करते हैं? एनीवन क्लास? किसी को अंदाजा हो व्हाट इज 20th सेंचुरी, और अगर मैं 20th सेंचुरी की बात करूं तो उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होती हैं? हाँ जी, एनीवन? अच्छा जी, सबसे पहले तो बेटा इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले इसके एरास का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, कि अगर कोई भी पोएट है वो किस एरा से ताल्लुक रखता है। अगर हम 20th सेंचुरी की बात करते हैं ना, ये देखिए 1965 की बात है, इट मीन्स कि इट्स 20th सेंचुरी। तो 1965 की अगर हम बात करते हैं कि जी ये 20th सेंचुरी एरा है, तो इसमें बेसिकली क्या होगा? इसमें मोस्टली जो 20th सेंचुरी या मॉडर्न, इनको मॉडर्न पोइट्स भी कहते हैं, और इनके बाद जो आने वाले जो पोइट्स हैं उनको हम पोस्ट मॉडर्न पोइट्स कहते हैं। जितने भी मॉडर्न पोइट्स हैं उनके कुछ स्पेक्स हैं वो आप नोट डाउन कर लें। सबसे पहली बात ये कि इन पोइट्स ने वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 की डिस्ट्रक्शन के बारे में लिखा, कि जब ये जंगें हुई तो पूरी दुनिया के अंदर किस हद तक क्योस फैला, किस हद तक जो है दुनिया के अंदर डिस्ट्रक्शन हुई। और ये बेसिकली एक अथॉरिटी की जंग थी जिसकी बेस के ऊपर जो है पूरी दुनिया जो है तबाह हुई, जिसमें हम वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 देखते हैं। अब हुआ क्या कि लोगों की जो जिंदगियां हैं, लोगों के जो रिश्ते नाते, वो उनके सामने ब्लड शेड्स हुए, लोगों के बहुत सारे करीबी रिश्तेदार, उनकी डेथ्स हुई, उनके सामने किलिंग्स हुई, लोगों की जायदादें चली गई, जमीनें बंजर हो गई, और एंड सो ऑन, यानी कि इंसान की जिंदगी जो है वो एक बेकार बन के रह गई। तो जब भी हम किसी मॉडर्न पोइट की बात करेंगे तो उसके अंदर आप देखिएगा कि वो किस तरीके से जो है वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 और एक थीम ऑफ डिस्ट्रक्शन, या हम उसके अंदर निहिलिज्म देखते हैं। सबसे पहले जब भी हम कोई भी पोएम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पोएट है उसकी जिंदगी के बारे में हम पढ़ते हैं कि ये जो है बॉर्न हुआ इन सेंट लुइस। कौन? टीएस इलियट। ठीक है, सेंट लुइस में ये पैदा हुआ 1910 में। ही स्टडीड इन पेरिस एट द सोरबोन। ही केम इनटू कांटेक्ट विद सिंबलिज्म। ठीक है, स्टडी पेरिस में इसकी स्टडी थी, और एट द सोरबोन। ठीक है। तो 1910 में ही स्टडीड इन पेरिस, एंड 1915 उसकी एक शादी हुई एक ब्रिटिश बैलेट डांसर के साथ जिसका नाम विविन हैवुड था। 1917 में ही स्टैब्लिश हिमसेल्फ एज एन इम्पोर्टेंट एवंगार्ड पोएट। ठीक है, सबसे पहले तो उसने अपने आप को एस्टैब्लिश किया, टीएस इलियट ने अपने आप को एज अ पोएट, और उसने पब्लिश किया वेस्टलैंड को। टीएस इलियट जो है, अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसका इसको नोबेल प्राइज भी मिला था लिटरेचर में। सबसे पहले टीएस इलियट एक क्रिटिक भी था। आप लोगों ने इसका पढ़ा होगा ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, जो कि इसका हॉलमार्क था। तो ये क्रिटिक था, फिलोसोफर था, पोएट भी था, ड्रामेटिस्ट भी था। 1917 में उसने शादी की एक मेंटली अनस्टेबल डांसर के साथ। ही हैड टू गो इनटू स्विस क्लिनिक टू अंडरगो अ साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ड्यू टू द इन्फ्लुएंस दैट हिज वाइफ्स इलनेस हैड ऑन हिम। ठीक है, यानी कि साइको पेशेंट के साथ रहते रहते आप भी साइको हो जाते हैं। ही मेड हर हॉस्पिटलाइज इन एन इंस्टीट्यूशन फॉर मेंटल पेशेंट। ही डाइवोर्स्ड एंड रीमैरिड। उसके बाद जो है एक वो एंग्लो, ही वाज इन ब्लूम ब्लूम्सबरी। ठीक है, ग्रुप व्हेन ही कन्वर्टेड टू द एंग्लो कैथलिज्म। ठीक है, बाद में वो एंग्लो कैथलिज्म में कन्वर्ट हुआ। आई हैड अ शेमफुल एंड डिसग्रेसिंग conversation with poor and dear Tom Eliot, who can be called dead for all of us from this day forward. He has become an Anglo-Catholic, believes in God and immortality, and he and goes to church. I was really shocked.
a cop seem to me more credible than him. I mean, there is something obscene in a living person sitting by the fire and believing in God. अच्छा जी, उसके बाद जो है 1925 में डायरेक्टर बना, उसने पब्लिश किया किसको, फेबर एंड फैबर को। 1927 में ही एक्वायर्ड ब्रिटिश सिटीजनशिप एंड कन्वर्टेड टू एंग्लिकनिज्म। उसके बाद 1930 में फॉर द नेक्स्ट 30 years ही वाज कंसीडर्ड एज द मोस्ट डोमिनेंट फिगर इन पोइट्री एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म इन इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड। उसके बाद हम देखते हैं कि 1948 में उसको नोबेल प्राइज मिला लिटरेचर में, और 1965 में उसकी डेथ हुई लंदन में। ठीक है, दैट वाज हिज होल स्टोरी। अच्छा जी, आगे चलते हैं कि फिर क्या हुआ। अब उसके फेमस वर्क्स देख लेते हैं कि इसके जो फेमस वर्क्स हैं वो कौन कौन से थे। वर्क्स में हम देख लेते हैं जी, प्रूफ्रॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशंस 1917। 1922 में द वेस्टलैंड इसने लिखी है, और वेस्टलैंड इटसेल्फ इज अ हॉलमार्क। अभी मैं आपको बताऊंगी आगे वेस्टलैंड के बारे में। इट इज सेड टू बी द सिंगल मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पोएटिक वर्क ऑफ द 20th सेंचुरी, और 1925 में उसने द होलो मैन लिखा। मर्डर इन द कैथेड्रल वर्क्स उसका, उसमें एक बहुत फेमस जो उसने ड्रामा लिखा, दैट इज बेसिकली मर्डर इन कैथेड्रल, अ ड्रामा इन वर्स। ठीक है, वर्स फॉर्म में उसने ये ड्रामा लिखा था। आफ्टर द कन्वर्जन द की वर्ड्स ऑफ द वर्क ऑफ द सेकेंड पीरियड, प्यूरिफिकेशन, होप, जॉय। ठीक है, जब वो कन्वर्ट हो गया था तो फिर उसका क्या था, ज्यादातर उसने प्यूरिफिकेशन, होप और जॉय के बारे में लिखा। ठीक है, एश वेडनेसडे लिखा 1943 में, फोर क्वार्टेट्स। मर्डर इन कैथेड्रल 1935, ये फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी के सिलेबस में भी है। 1939 द फैमिली रीयूनियन, और ये एमए इंग्लिश कराची यूनिवर्सिटी के सिलेबस में भी है। अच्छा जी, उसके बाद हम देखते हैं कि टीएस इलियड वर्ल्ड एंड द 19th सेंचुरी वर्ल्ड। ठीक है, 19th सेंचुरी वर्ल्ड को देखते हैं और टीएस इलियड को देखते हैं कि किस तरह की थी। अब यहाँ पे देखें, आपको थोड़ा सा मैं जो स्टार्टिंग में मैंने लेक्चर के बताया कि एक मॉडर्न पीरियड क्या था, 19th सेंचुरी वर्ल्ड कैसी थी, तो 19th सेंचुरी वर्ल्ड जो थी वो बेसिकली एक ऑर्डर थी, मीनिंगफुल थी, ऑप्टिमिस्टिक थी, स्टेबल थी, उसमें फेथ था, उसमें मोरालिटी वैल्यूज थी, क्लियर सेंस ऑफ आइडेंटिटी थी। बट व्हाट अबाउट द 20th सेंचुरी? 20th सेंचुरी में ऐसा क्या हुआ कि दुनिया इतनी ज्यादा क्योटिक हो गई, या इतनी ज्यादा जो है अनसर्टन हो गई? क्या ऐसा हुआ, आखिर इंसान ने ऐसा क्या किया कि दुनिया जो है वो बिल्कुल ही डिस्ट्रक्शन की तरफ चली गई? तो यहाँ पे क्या हुआ कि अगर खुशहाली आती है या कुछ कौमें जो है तरक्की कर गई, तो उन कौमों ने फिर वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो भी जनरेट कर दी। उसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर डेथ एंड डिस्ट्रक्शन फैली, आधी से ज्यादा दुनिया तबाह हो गई। और फिर क्या हुआ, हमने देखा कि इंसान जो है स्पिरिचुअली और इंटेलेक्चुअली डेड हो गया। ठीक है, उसके अंदर एक होपलेसनेस की कैफियत आई। तो बिफोर वर्ल्ड वॉर 1 एंड 2 कुछ इस तरह की कंडीशन थी जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रही है। ये है आपकी 19th सेंचुरी लिटरेचर। दैट्स व्हाई 19th सेंचुरी लिटरेचर की अगर आप मेजर थीम्स को देखें तो आपको ये सारी चीजें वन बाय वन नजर आएंगी। बट जब आप 20th सेंचुरी पोएट को पढ़ेंगे, जो कि इलियड की जो एक वर्ल्ड थी, तो उसमें हमें नजर आएगा कि वो तो वर्ल्ड बिल्कुल ही क्योटिक थी, फ्यूटाइल थी, पेसिमिस्टिक, यानी कि बिल्कुल ही एक होपलेसनेस उसके अंदर नजर आ रही है, अनस्टेबल है, फेथ लॉस्ट हो चुका है। जब इंसान बार बार धक्के खाता है ना, तो एक दफा वो कहीं ना कहीं शैतान उस पर ये भी वार करता है कि भाई शायद तुम्हारा अल्लाह ने तुम्हारी तरफ देखा ही नहीं, अल्लाह को तुम्हारा ख्याल ही नहीं है। तो यहाँ पे जाके ना एक जगह वैसे ऐसी कैफियत होनी नहीं चाहिए, एक मुसलमान की कम से कम ये कैफियत नहीं होनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ डिप्रेशन मुसलमान के लिए थोड़ी पैदा हुआ है। ठीक है, एक ईमान वाले इंसान के लिए ये चीजें नहीं होती है, उसके लिए जो आजमाइशें होती है ना वो ब्लेसिंग होती है। उसको पता होता है कि अल्लाह ने दर्जे बढ़ाने के लिए किया। लेकिन जब आपके अंदर फेथ लॉस्ट हो जाता है ना, इफ फेथ गोज एवरीथिंग गोज। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि अगर आपका ईमान चला जाए तो हर चीज खत्म हो जाती है। तो पहले क्या था, फेथ था, फेथ ऑन गॉड था। तो
तो अगर फेथ जो है वो लॉस्ट हो जाता है तो सब कुछ चला जाता है, ठीक है। तो लॉस ऑफ फेथ हमने यहाँ पे देखा। तो जब फेथ चला गया तो मोरल वैल्यूज भी करप्टेड हो गई, कोलैप्स हो गई, और एक कंफ्यूज सेंस ऑफ आइडेंटिटी, यानी कि आइडेंटिटी भी लॉस्ट हो गई। अगर हम इसके वर्क्स में देखें ना, स्पेशली वेस्टलैंड के, अगर हम 5 उसके पार्ट्स हैं और उसको जरा गौर से देखें तो हम ये देखेंगे कि वेस्टलैंड के टोटली 5 पार्ट्स है ना, फर्स्ट 4 पार्ट्स के अंदर उसने सारा ये कोलैप्स ऑफ मोरालिटी, डिस्ट्रक्शन, सेंस ऑफ आइडेंटिटी या कोलैप्स ऑफ आइडेंटिटी, ये सारी चीजें उसने, वोलोनेसनेस और निहिलिज्म, एमलेसनेस, डिके, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, सोशल क्राइसिस, आइडेंटिटी क्राइसिस, डिजेनरेशन, ये सारी चीजें जो है ना उसने जो है वो दिखाई हुई हैं, ठीक है। लेकिन जो है इन द लास्ट पार्ट जो वो एंड करता है वो भी हम देखते हैं, वो मैं अब आपको एंड पे जाके बताऊंगी कि उसने आखिरी पार्ट में हमें क्या मैसेज दिया। और फिर हम क्यों कहते हैं कि टी एस इलियट एक पैसिमिस्टिक नहीं बल्कि वो एक ऑप्टिमिस्टिक पोइट था। उसने पैसिमिज्म को तो अपनी पोएम्स के अंदर बताया है, अपने वर्क्स में बताया है, लेकिन व्हाट अबाउट द ऑप्टिमिज्म जो वो एंड ऑफ द पोएम हमें बताता है। तो लेट्स सी कि हम इतनी पैसिमिज्म में एक ऑप्टिमिस्टिक जो है एक व्यू पॉइंट उसका कैसे लेते हैं। टी एस इलियट जो है, अगर हम इसको एज एन आर्टिस्ट लें, क्योंकि इसने देखें एक थियरी इंट्रोड्यूस करवाई थी, द इम्पर्सनैलिटी ऑफ आर्टिस्ट। टी एस इलियट पता है पोइट्री को क्या कहता है? टी एस इलियट कहता है कि ये जो फंक्शन ऑफ पोइट्री है ना, ये है टू रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ मॉडर्न टाइम। तो वो क्या कहता है, वो कहता है ये जो पोइट्री है ना, ये रिप्रेजेंटेटिव है कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ मॉडर्न टाइम, यानी कि आप सिर्फ बागों बहारों की बातें ना करें, ठीक है। फिर उसने क्रिटिसिज्म में, क्योंकि वो एक क्रिटिक भी था, तो उसने एक बुक लिखी थी जिसको आपने पढ़ा होगा, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, ठीक है। उस ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट के अंदर उसने ये बताया था कि आपने कोई भी न्यू पीस ऑफ वर्क अगर जनरेट करना है, फॉर एग्जाम्पल चले एक पीस ऑफ पोइट्री ही लिखना है, लेकिन आप ट्रेडिशन को नहीं छोड़ सकते। तो ट्रेडिशन और एक मॉडर्न टैलेंट मिल के जो है ना एक इंडिविजुअल टैलेंट बनता है, एक खूबसूरत टैलेंट बनता है। तो वहां से हम किसी भी इंसान का जो है वो जज करते हैं, किसी भी आर्टिस्ट को, कि ये कितना एक जिसे कहना चाहिए आला पाई का आर्टिस्ट है, ठीक है। उसमें फिर हमने डिफरेंट, जब मैंने क्रिटिसिज्म पढ़ाया था, अभी भी आपको मिल जाएगा, टी एस इलियट का मैंने पढ़ाया था, टी एस इलियट ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, जरूर पढ़िएगा आप या सुनिएगा मेरा ये लेक्चर, मैंने बड़ा डिटेल उसमें ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी कि टू बी इम्पर्सनल एंड टू सेपरेट द मैन हु सफर्स फ्रॉम द माइंड विच क्रिएट्स, ठीक है। वो क्या कहता था कि एक आर्टिस्ट जो है वो कैसा होना चाहिए। इलियट शेयर्ड द मॉडर्न नॉवेलिस्ट जेम्स जॉयस द व्यू ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ आर्टिस्ट। उसने आर्टिस्ट की एक इम्पोर्टेंस बताई थी, और यही आर्टिस्ट की इम्पोर्टेंस जो है वो आपको मिलेगी वेस्टलैंड के अंदर भी, ठीक है। तो अब उसके अंदर वो क्या कहता है, टू बी इम्पर्सनल एंड टू सेपरेट द मैन हु सफर्स फ्रॉम द माइंड विच क्रिएट्स। वो हमेशा एक ऑब्जेक्टिव पोइट्री की बात करता है। ऑब्जेक्टिव पोइट्री क्या होती है कि आपने दूर बैठे किसी भी चीज के बारे में व्यू पॉइंट बयान करना होता है, बजाय इसके कि आप अपनी सफरिंग के बारे में बयान करें। तो वो एक इम्पर्सनल थ्योरी थी कि जो एक शायर होता है ना, वो सब कुछ देख रहा होता है, लेकिन बीइंग एन ऑब्जर्वर उसको कंक्लूड भी करता है। तो लेट्स सी कि हम ये इम्पर्सनल थ्योरी अगर हम अप्लाई करें वेस्टलैंड पे तो वो किस तरीके से अप्लाई होगी। पोइट हैज नॉट अ पर्सनैलिटी टू एक्सप्रेस। पोइट जो होता है ना वो बिल्कुल बीइंग एन ऑब्जर्वर, उसकी अपनी पर्सनैलिटी नहीं होती, बल्कि वो जो सामने उसके हो रहा होता है ना उसको बयान कर रहा होता है, बट अ पर्टिकुलर मीडियम विच इज ओनली अ मीडियम एंड नॉट अ पर्सनैलिटी, ठीक है। पोइट जस्ट एक पर्सनल एक मीडियम होता है। इस वजह से जब आप वेस्टलैंड पढ़ेंगे तो आप देखेंगे वहां पे ना एक एनोनिमस कोई होगा, एक ऑब्जर्वर होगा, और वो पोइट जो होगा वो एक एनोनिमस पर्सनैलिटी होगी जो कि बता रही होगी, मतलब कोई भी पोएम जो है या अपना व्यू पॉइंट जो है वो बता रहा होता है, ठीक है। तो वो क्या कहता है, द इमोशन ऑफ आर्ट इज इम्पर्सनल। तो इमोशन ऑफ आर्ट जो होता है वो इम्पर्सनल होता है। फिर उसका जो सबसे बड़ा एक उसकी अचीवमेंट थी वो ये थी कि उसने ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के बारे में बात की थी। इट इज अ पोएटिक फॉर्म दैट टेक इट्स इंस्पिरेशन फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स
लैंडस्केप, नेचुरल इवेंट्स एंड मेक देम अ मेटाफर फॉर एन एग्जिस्टेंशियल कंडीशन। और ये एक पोएटिक फॉर्म होती है जो कि अपनी इंस्पिरेशन कहाँ से लेती है, लैंडस्केप से लेती है, ऑब्जेक्ट से लेती है, नेचुरल इवेंट से लेती है, और फिर हम क्या करते हैं, उसको एक मेटाफर बना देते हैं ऑफ एन एग्जिस्टेंशियल कंडीशन। A pattern of objects, events, actions, or a or situation that can serve effectively to awaken in the reader an emotional response without being a direct statement of that objective emotion। ठीक है, और वो क्या कहता है, ये पैटर्न ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, इवेंट्स है, एक्शंस और सिचुएशन है जो कि सर्व करती है इफेक्टिवली टू अवेकन इन द रीडर, कि वो एक इमोशनल रिस्पॉन्स, ठीक है, रीडर के अंदर वो एक इमोशनल रिस्पॉन्स जो है वो अवेक करता है। ठीक है, ये पैटर्न ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ये इवेंट्स, ये एक्शन, ये सिचुएशन जो सर्व कैसे करते हैं, कि वो रीडर के अंदर क्या अवेक करते हैं, एक इमोशनल रिस्पॉन्स विदाउट बीइंग अ डायरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ दैट सब्जेक्टिव इमोशन। विदाउट यानी कि उस इंसान के अंदर एक ना वो इमोशन अवेक करते हैं। इमोशन अवेक करने से क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया कि ये क्या कहता था, फंक्शन ऑफ पोइट्री क्या है, टू रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ मॉडर्न टाइम। तो वो जो कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ मॉडर्न टाइम्स है वो अपने राइटर के सामने रखता है। एग्जाम्पल ऑफ व्हाट ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव इज द cuttlefish bonds abundant in a sunny beach evoke feelings of death, abundant rubble। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे देखें, ये आपको कटल फिश बोन नजर आ रही है, abundant in a sunny beach। ठीक है, एक सनी बीच के ऊपर ये पड़ी हुई है, और ये क्या फीलिंग हमारे अंदर पैदा करती है, डेथ की, abundant rubble। इसी तरीके से ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव है। ठीक है, ये हमारे अंदर वो ऑब्जेक्ट्स, वो इस तरह की सारी चीजें जो हैं वो क्या हमारे अंदर पैदा करती हैं, वो फीलिंग्स पैदा करती हैं। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव हैज अ मीनिंग दैट इज नॉट डायरेक्टली एक्सप्लेन्ड बाय द ऑथर। ठीक है, डायरेक्टली ऑथर इसको एक्सप्लेन नहीं करता। अच्छा जी, उसके बाद जो है मॉन्टेल ऑसिडिसिपिया, bottle shards, association between adjective and concrete term to indicate not to bottle but also the sensation perceived by this image, pain, insecurity and the fear of being hurt। अब यहाँ पे देखें, ये बॉटल shards हैं, ठीक है, कांच की एक बॉटल है जो कि टूटी हुई यहाँ पे। अब इससे हमें क्या चीज, ये इमेज जो है हमारे सामने जो है, ये क्या शो कर रहा है, पेन, इनसिक्योरिटी, फियर ऑफ बीइंग हर्ट। इसको ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव कहते हैं। ठीक है, इसी तरह ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव में देयर आर सीरीज ऑफ सिचुएशन और इवेंट दैट हैव द फंक्शन टू एवोक एन इमोशन। इस तरह के इमोशंस जो है इस तरह की चीजों को देखने से हमारे अंदर प्रोड्यूस होते हैं। अब मेन हम अपने जो है पोएम की तरफ आते हैं जो कि हमने आज डिस्कस करनी थी, दैट इज द वेस्टलैंड। वेस्टलैंड, अब आपको खुद पता है कि क्योंकि ये 20th सेंचुरी पोइट है, वेस्टलैंड भी 20th सेंचुरी पोइट्री है। अब ऑब्वियसली अगर ये 20th सेंचुरी पोइट्स हैं तो इसके स्पेक्स क्या होंगे, इसके स्पेक्स होंगे निहिलिज्म, सोशल क्राइसिस, आइडेंटिटी क्राइसिस, डीजेनरेशन, क्रुएलिटी, डिस्ट्रक्शन, डेथ, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2। तो अब आप समझ जाएं कि जो मैंने अभी आपको इतनी पीछे इतनी सारी चीजें बताई, यहाँ पे भी बेसिकली वही चीजें जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। और वेस्टलैंड की सारी ये थीम्स जो अभी मैंने आपको बताई हैं, ये सब आपको इसके अंदर नजर आएगी। इलियट ने ये जो पोएम है ना वेस्टलैंड, ये उसने डेडिकेट कर दी थी एज़रा पाउंड को, और बाद में क्योंकि ये हॉलमार्क के तौर पे हमारे सामने आई, तो इसको बहुत सी वर्ल्ड वाइड ये जो पोएम है इसको पढ़ा जाता है, और इसको बहुत सी जबानों में जो है वो ट्रांसलेट किया गया। ये एक ऑटोबियोग्राफी है रिटन इन मोमेंट ऑफ क्राइसिस इन पोइट्स लाइफ। ठीक है, ऑटोबियोग्राफी किसे कहते हैं, जो कि उसकी अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड होती है। इट कंसिस्ट ऑफ 5 सेक्शंस, 5 इसके सेक्शन है। इट रिफ्लेक्ट्स द फ्रेगमेंटेड एक्सपीरियंस ऑफ द 20th सेंचुरी, सेंसिबिलिटी ऑफ ग्रेट मॉडर्न क्राइसिस, मॉडर्न सिटीज ऑफ द वेस्ट। ठीक है, और यहाँ क्या दिखाया गया, एक फ्रेगमेंटेड एक्सपीरियंस, क्योंकि देखिए ये फ्रेगमेंटेड फॉर्म में है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें ना इस पूरी पोएम के, इसके 5 फ्रेगमेंटेड पोएम है, 5 हिस्सों में डिवाइड हुई है। और ये जो 5 के 5 हिस्से हैं ना, इसका पिछली पोएम से कोई ताल्लुक नहीं है। हम कभी बात करते हैं ना जी स्ट्रक्चर ऑफ पोएम क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ ड्रामा क्या है, तो जी ये फ्रेगमेंट्स में लिखी गई। अगर आपसे कभी कोई ये पूछ ले कि जी वेस्टलैंड के फ्रेगमेंट्स जो हैं उसके ऊपर आप बयान करें या उसकी, क्योंकि जब आपके एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस आएंगे तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चन आते हैं, सिंबलिज्म हो गई, मेथ हो गई। अब अगर आपको ये आएगा एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ वेस्टलैंड, तो फिर आप क्या कहेंगे कि जी ये फ्रेगमेंटेड फॉर्म में लिखी गई थी, 20th सेंचुरी इसका बैकग्राउंड था,
और बेसिकली ये सेंसिबिलिटी ऑफ ग्रेट मॉडर्न सिटीज ऑफ वेस्ट के लिखी गई थी कि वो जो ग्रेट मॉडर्न सिटीज ऑफ वेस्ट थे वो क्या हो गए थे, वो इनवर्डली डार्क हो गए थे। ठीक है, वहां के लोगों के अंदर जो है वो स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअली तौर पे वो एक ऐसी इंसानियत की कहानी है जो बिल्कुल डार्क हो गई थी। डार्कनेस ऑफ मैन दिखाई है, मैन जो है वो इंटेलेक्चुअली और स्पिरिचुअली डार्क है। इस वजह से इसकी वेस्टलैंड के 5 पार्ट्स हैं। ठीक है, इट इज कलेक्शन ऑफ इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ माइंड, hallucinations, situations, and personalities. All the fragmentary passages seem to belong to one voice relating to a multiple personality beyond the limits of space and time. अब यहाँ पे ये जितने भी आपको फ्रेगमेंट्री, मैंने आपको क्या बताया, अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो फ्रेगमेंट्स में, तो इसकी जो फ्रेगमेंट्री पैसेजेस हैं अगर हम उनकी बात करें तो वो बिलोंग टू वन वॉइस रिलेटिंग टू अ मल्टीपल पर्सनैलिटी। ठीक है, वन वॉइस जो कि रिलेट करती है मल्टीपल पर्सनैलिटी के बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ स्पेस एंड टाइम। ठीक है, स्पेस एंड टाइम बियॉन्ड लिमिट्स। अब हम उसके 5 फ्रेगमेंट्स को देखेंगे कि उसमें स्पेस एंड टाइम का कोई वो नहीं है, कुछ पता नहीं चल रहा। रादर इज इट्स अ ग्रीक मिथ, क्योंकि वो ग्रीक मिथ की बात भी करता है। वो कहते हैं ना ट्रेडिशन और इंडिविजुअल टैलेंट के अंदर के ट्रेडिशन के साथ स्टक रहते हैं। तो अब देखिए वो जब स्टार्ट ही करता है ना ये पोएम, तो वो जैसे चौसर ने कहा था ना अप्रैल को अपने स्टार्टिंग में, देखिए अब वो चौसर से रिलेट करता है इस पोएम को स्टार्टिंग में ही, कि चौसर कहता है कि जी जो अप्रैल है वो एक मंथ ऑफ, एक खूबसूरती का मंथ है, एक राइपनेस का मंथ है, जिसके अंदर जो है सब कुछ जो है वो ग्रीन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे टी एस इलियट जो है इसको क्रूअल मंथ के तौर पे बयान करता है। तो फ्रेगमेंट वो कहाँ से लिया उसने, पीछे चौसर से लिया, लेकिन उसने उसको क्रूअल मंथ के तौर पे बयान किया क्योंकि उसका जो दौर था वो दौर नहीं था जो कि 14th सेंचुरी दौर होता था। ठीक है, तो दैट्स वाई वो अपने दौर को चौसर के दौर से कंपेयर करते हुए वो ये कहता है कि वो जो चौसर का अप्रैल था वो तो फुली लश ग्रीन था, बट मेरा जो अप्रैल है ना वो तो बहुत ही क्रूअल है। ठीक है, तो ऑल द फ्रेगमेंटरी पेयर्स सीम टू बिलोंग टू वन वॉइस रिलेटेड टू मल्टीपल, एक ही वॉइस है। ठीक है, लेकिन वो मल्टीपल पर्सनालिटी। अब हम देखेंगे फ्रेगमेंट वाइज उसमें क्या क्या पर्सनालिटीज आती हैं। अच्छा, ही इज टेरिसियस द थीबन प्रॉफिट। ठीक है, वो जो है कभी वो टेरिसियस होता है एक थीबन प्रॉफिट हु एक्सपीरियंस ब्लाइंडनेस। आप लोगों ने इडिपस रेक्स तो पढ़ा होगा सबने, टेरिसियस का पता था ना, एक थीबन प्रॉफिट था, ब्लाइंड था, एंड द लाइफ ऑफ बोथ सेक्सेस अ नाइट फ्रॉम द ग्रे लेजेंड हु मूव्स थ्रू लंदन एंड पोस्ट वॉर सेंट्रल यूरोप। और एक नाइट, कभी वो टेरिसियस होता है जो कि एक थीबन पोइट होता है, तो कभी वो एक ग्रे लेजेंड होता है हु मूव्स फ्रॉम थ्रू लंदन एंड पोस्ट वॉर सेंट्रल। अब ये जो इसके 5 फ्रेगमेंट्स है ना, उन 5 फ्रेगमेंट्स के अंदर आपको ये ग्रीक मैथ से रिलेटेड जितने भी पर्सनालिटीज हैं वो आपको मिलेंगे। द ब्रेकडाउन ऑफ अ हिस्टोरिकल सोशल एंड कल्चरल ऑर्डर डिस्ट्रॉयड बाय वर्ल्ड वॉर वन। ठीक है, वेस्टलैंड के अंदर हमें ये मिलेगा कि किस तरीके से ब्रेकडाउन ऑफ हिस्टोरिकल सोशल और कल्चरल ऑर्डर जो है वो डिस्ट्रॉय हुआ बाय वर्ल्ड वॉर वन। कंट्रास्ट बिटवीन पास्ट फर्टिलिटी एंड प्रेजेंट स्टेरिलिटी। ठीक है, कंट्रास्ट दिखाया गया पास्ट फर्टिलिटी और प्रेजेंट स्टेरिलिटी। पास्ट में लोग जो है कितने फर्टाइल थे, पास्ट लैंड कितनी फर्टाइल थी, और आज की जो 20th सेंचुरी जो वर्ल्ड है वो लैंड है वो किस हद तक जो है डिस्ट्रॉय और डिस्ट्रक्शन का शिकार हो चुकी है। द मिथिकल पास्ट लिंक टू अ न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्ट्री रिपीटेशन ऑफ द सेम इवेंट्स। ठीक है, मिथिकल पास्ट दिखाया गया, मैंने आपको बताया कि वो ग्रीक मिथ्स यूज करता है क्योंकि वो तो खुद कहता है कि भाई ट्रेडिशन के साथ आप स्टक रहेंगे तो ही आप एक आर्टिस्ट की को पहचाना जा सकेगा। तो न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्ट्री रिपीटेशन ऑफ द सेम इवेंट। क्लासिकिज्म उसने शो की, मैंने आपको बताया कि उसने क्लासिकल पोएट चौसर के की जो पोएम है उससे भी इक्तबास लिया। एबिलिटी टू सी द पास्ट एज अ कंक्रीट प्रेमाइज फॉर द प्रेजेंट। वो क्यों पास्ट एंड प्रेजेंट को, ताकि वो कंपेयर कर सके। मैंने जैसे अभी आपको बताया उसने चौसर के अप्रैल को अपने अप्रैल के साथ कंपेयर किया। उसने 14th सेंचुरी अप्रैल को, जो कि चौसर 14th सेंचुरी पोएट था, 19th सेंचुरी अप्रैल के साथ कंपेयर किया। अब यहाँ पे देखेंगे उसका मिक्सचर ऑफ पोएटिक स्टाइल देख लेते हैं। रिप्रोड्यूसिंग द क्योस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। ठीक है, वो रिप्रोड्यूस करता है क्योस, डिस्ट्रक्शन, डेथ। क्योस किसे कहते हैं, डिस्ट्रक्शन को। टेक्निक ऑफ इम्प्लीकेशन जो है द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द रीडर हु एक्सपीरियंस द सेम वर्ल्ड एज दैट ऑफ स्पीकर। पोएट इज रिक्वायर्ड यूज ऑफ ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को वो लैंडस्केप, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स,
ठीक है, जो कि हमारे अंदर क्या बेदार करती हैं, इमोशंस। ठीक है, अब वो सैड भी हो सकते हैं, वो हैप्पी भी हो सकते हैं, वो पेसिमिस्टिक भी हो सकते हैं, ऑप्टिमिस्टिक भी हो, फिर वो कोटेशंस यूज करता है। जब भी हम कोई पोएम लिखते हैं ना, तो हम उसका जो है, जब हम उसको क्रिटिकली एवेल्युएट कर रहे होते हैं ना, तो उसके अंदर हमने ये कुछ मेजर पॉइंट्स होते हैं जो कि लिखने होते हैं। और मैं हमेशा कहती हूँ बेटा रट्टा नहीं लगाना, पॉइंट्स लिख लें, पॉइंट्स बनाए फिर उसको एक्सप्लेन करें। तो दीज आर द थिंग्स जो कि वो यहाँ पे यूज करता है। इसको हम लिटरेरी डिवाइसेस कहते हैं, पोएटिक स्टाइल भी कहते हैं। कोटेशंस उसने यूज किए हैं फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड लिटरेरी वर्क बिकॉज ऑफ हिज कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्ट्री एंड क्लासिसिज्म। ठीक है, उसके अपने पास भी हिस्ट्री, वो पास्टनेस और पास्ट की बात करता था ना, हमने ये पढ़ा है क्रिटिसिज्म में और बहुत डिटेल्ड पढ़ा है। ठीक है, अच्छा, रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स है, इमेजेस है, फ्रेजेस यूज्ड टू इंक्रीज म्यूजिकलिटी, एसोसिएशन ऑफ आइडियाज पास्ट एंड प्रेजेंट आर साइमल्टेनियस। ठीक है, पास्ट और प्रेजेंट जो है वो साइमल्टेनियस होते हैं। फिर हम वेस्टलैंड स्टाइल की बात करते हैं। मिथिकल मेथड है उसके अंदर, मैंने आपको बताया कि वो ग्रीक माइथोलॉजी यूज करता है। इन मॉडर्न सोसाइटी ओल्ड मिथ्स आर प्रेजेंट। आज की मॉडर्न सोसाइटी में भी पुरानी जो हिकायात हैं, मिथ्स हैं, वो आज भी प्रेजेंट है, बट दे हैव लॉस्ट देयर डीप मीनिंग। लेकिन देखिए उनकी डीप मीनिंग्स खत्म हो गए। It is especially through the mythical illusions that the contrast between present and past appear. इन mythical illusions की बेस पे ही हम प्रेजेंट और पास्ट को कंट्रास्ट करते हैं। दिस मेथड वाज अ वे ऑफ गिविंग सिग्निफिकेंस टू प्रेजेंट फ्यूटिलिटी। ठीक है, फ्यूटाइल। ठीक है, जो आज की जो प्रेजेंट फ्यूटिलिटी है उसको एक वो एक सिग्निफिकेंट वे दे रहा है। सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस मेड यूनिवर्सल। ठीक है, सब्जेक्टिव जो है वो एक्सपीरियंस जो है वो क्या है, यूनिवर्सल हो गया। वेस्टलैंड के जो डिफरेंट हम देखते हैं कि कौन से 5 हिस्से हैं जिसके अंदर वेस्टलैंड को डिवाइड किया गया। ठीक है, देयर आर 5 पार्ट्स ऑफ वेस्टलैंड। ठीक है, पार्ट नंबर 1 द बेरियल ऑफ डेड। ठीक है, इसमें टोटल 76 लाइन्स है। ठीक है, और इसमें अबाउट अपर क्लास है, बिब्लिकल टोन है, डेंटी बॉर्डेलर है इसके अंदर। ठीक है, तो ये जो है जो पहला सेक्शन है इसका बेरियल ऑफ डेड है। उसके बाद गेम ऑफ चेस है, लोअर क्लास के बारे में है। एलिजाबेथ थिएटर है, क्लोपेट्रा एंड एंटोनियो, द चेयर शी सैट इन लाइक अ बर्नस्टोन इंसिपिड। अच्छा जी, सबसे पहले बरियल ऑफ डेड को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करती चलूं कि इसके अंदर बेसिकली वर्ल्ड वॉर 1 की थीम थीम है, मॉडर्न कल्चर है। इसके अंदर दिखाया गया कि सोसाइटी बिल्कुल डेड है, रिचुअल्स, ट्रेडिशंस, और उसने यहाँ पे मेथड्स यूज की। ठीक है, उसके बाद जो है इसके अंदर एक किंग फिशर है जो कि एक इम्पोर्टेंट रूलर था बरियल ऑफ डेड में। हमने कहा ना यहाँ अबाउट अपर क्लास है। ठीक है, और इसी तरह जो है इसके अंदर जो एक ग्रेन लेजेंड जो है उसका वो एक एज अ माइथोलॉजी, ग्रीक माइथोलॉजी, उसको यूज किया गया। और बेसिकली उसके बारे में ये कहा जाता है कि ये जो जीसस क्रिस्ट है उनका ब्लड जो है वो इसके अंदर जो है वो अभी भी सेव्ड है। ठीक है, तो जो ज्यूज है वो उसको पूछते हैं एक तरह से। गेम ऑफ चेस की बात करें तो वो एक पेंटिंग ऑफ अ लेडी है जिसका नाम फिलोमेला था। ये भी एक ग्रीक मैथ में एक बहुत अमीर खातून थी जिसका रेप किया बाय किंग, शी वाज रेप्ड बाय किंग टेरेसियस, और फिर उसने रिवेंज लिया बाय यूजिंग हर सिस्टर फिलोमेला, क्योंकि और फिर फाइनली वो एक नाइटिंगेल बन गई। फिर उसके बाद देखते हैं कि सरमन ऑफ फायर के अंदर क्या हुआ, बुद्धा सरमन अगेंस्ट लग्जरी फायर, और फिर उसका जो एंड हुआ वो प्योरिफिकेशन में हुआ। फायर सर्वन के अंदर उसने दिखाया कि लाइफ जो है वो बिल्कुल मीनिंगलेस है। इसके अंदर भी उसने ब्रूटल किलिंग्स को शो किया और एंड इसका प्योरिफिकेशन पे होता है। और इसके अंदर हम देखते हैं कि टेरिसियस जो है, जो ब्लाइंड टेरिसियस होता है, ठीक है, जिसको हम प्रॉफिट टेरिसियस कहते हैं, वो जो है विमेन में टर्न हो जाता है बाय गॉडेस हीरा। ठीक है, और यहाँ पे हम फायर सरमन्स के अंदर लवलेस सीन है, डिप्रेशन सीन है एट द एंड। ठीक है, एंड इसका प्योरिफिकेशन पे होता है। और डेथ बाय वाटर जो है, वाटर आफ्टर बर्निंग इज द सिंबल ऑफ पेन, और इसके अंदर दिखाया गया है कि ये जो वाटर है, वाटर आफ्टर बर्निंग, वो सिंबल ऑफ पेन बन जाता है। यहाँ पे एक ऐसा लेसन है जो कि एक आप समझ लें कि आजाना आगाही उसने यहाँ पे दी है कि एक ऐसा सेलर है, ठीक है, डेथ बाय वाटर, जो अपनी जिंदगी में खुश था, एक दिन वो समंदर की बॉटम में चला जाता है और मर जाता है। ठीक है, तो और वो ये कहता है कि जो लाइफ है ना वो मीनिंगलेस है अनलेस यू फील प्राउड।
कि अनलेस कि आप प्राउड फील करें। तो इसलिए जो एंड होता है इसका वो ये कहता है कि हमें दूसरों के लिए जीना चाहिए। ठीक है, तो सिंबल ऑफ पेन है इसके अंदर कि हमें दूसरों के लिए जीना चाहिए, अदरवाइज क्योंकि वो बहुत डीप चला जाता है समंदर में और उसकी डेथ हो जाती है, और एंड पे वो ये अपनी खुश खुश जिंदगी गुजारते गुजारते एंड पे वो मर जाता है। ठीक है, पहले वो ऊपर तैरता रहता, फिर एक दिन वो बहुत अंदर चला जाता है सी वाटर के अंदर। वो जो सेलर है उसकी डेथ हो जाती है। तो उसने ये दिखाया कि भाई हमें जो है औरों को इज्जत देनी चाहिए, सिर्फ अपने लिए नहीं जीना चाहिए कि हम समंदर में तैर रहे हैं और हम खुश हैं, बल्कि असल में लाइफ जो है वो औरों के लिए होती है। एंड फाइनली फाइनली व्हाट डज थंडर सेड, ये इसका लास्ट स्टोरी थी, जो कि यहाँ पे उसने दिखाया कि एक स्टोनी लैंडस्केप है, एक पथरीली जमीन पे ना दो अफराद जो हैं, दो लोग चल रहे होते हैं। इसमें एक जमीन में कोई दूसरे को देखता है, लेकिन वो अचानक से ना वो शख्स गायब हो जाता है। तो फिर उसके थोड़ी देर बाद ना एक थंडर क्रैक होता है और फिर एक आवाज आती है। ठीक है, और वो जो आवाज होती है वो कहती है डेथे, मीन्स के गिव। तीन मतलब एक आवाज मतलब तीन आवाजें आती हैं कि थ्री साउंड्स होती हैं जो प्रोड्यूस होती हैं। एक एक कहती है डेटे, एक कहती है डाया दवम, एक कहती है दमियाता। यानी कि डाटे उसका मतलब होता है गिव, और डायाथमम उसका मतलब होता है सिंपैथी, और दमयाता मींस गिव कंट्रोल। ठीक है, ये असल में एक मंत्र, फिर पोएट जो है वो एक मंत्र पढ़ता है उसका और मंत्र क्या होता है, शांति मींस अमन या सुकून। पोएट जो है वो एंड करता है पीस के ऊपर। ठीक है, तो ये उसका एंड होता है। मैंने आपको बताया कि टीएस इलियट जो है वो एंड हमेशा एक पेसिमिस्टिक टोन में करता है, होप के ऊपर करता है। अब ये सोल्यूशन जो था ना वो उसने फर्स्ट जो प्रॉब्लम था उसने फर्स्ट फोर सेक्शंस में बयान किया, लेकिन सोल्यूशन जो है वो उसने अपने लास्ट सेक्शन में बयान किया। इस लास्ट सेक्शन में सोल्यूशन जो उसने वो बताया कि जैसे चार पार्ट्स थे उसमें उसने डेथ एंड डिके बताई, और उसने दिखाया कि क्यों इतनी ज्यादा होलोनेस है, क्यों डेथ है, क्यों डिके है, क्योंकि हम अपने सेंटर से बहुत दूर है। एंड पे ना उसने रिलीजन दिखाया, ये शांति मंत्र। और अब अपने हिंदू पोएम्स के अंदर, हिंदुओं की पोएम्स के अंदर ये सॉरी मूवीज के अंदर ये चीजें जो है वो दमियाता और ये सारा कुछ ये आपने सुना होगा। तो बेसिकली उसने इम्पोर्टेंस ऑफ रिलीजन यहाँ पे बताई कि अगर हमारी जिंदगी में से रिलीजन खत्म हो जाए तो फिर क्या होता है कि हम फॉल अपार्ट हो जाते हैं। तो ये जितनी भी डेथ एंड डिके है वो इस वजह से क्योंकि हम रिलीजन से दूर है। ठीक है, हमारा सेंटर ही नहीं है, जिसको डब्ल्यू बी यीट्स ने भी कहा था कि थिंग्स फॉल अपार्ट एंड द सेंटर कैन नॉट होल्ड। ठीक है, वो है ना फैल्कन कौन सी वो डब्ल्यू बी यीट्स का एक थी हमारी पोएम थी ना, थिंग्स फॉल अपार्ट एंड द सेंटर कैन नॉट होल्ड, और मेयर एनार्की लूज अपॉन द वर्ल्ड ना, कि अनार्की हो जाती है अगर आप सेंटर नहीं होल्ड करते। और सेंटर क्या होता है, वो रिलीजन होता है। अब थिंग्स फॉल अपार्ट में भी अगर हम चिनिया आइशवी में पढ़ें तो बेसिकली वो क्या कहता है कि ट्रेडिशंस रिचुअल्स आपका रिलीजन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इसको छोड़ देते हैं आप दुनिया के अंदर लूजेंट हो जाते हैं, एनार्की होती है, फिर ब्लडशेड होते हैं। तो इस वजह से हमारे अंदर शांति नहीं है, पीस नहीं है, अमन नहीं है, क्योंकि हम रिलीजन से दूर है। क्योंकि जब से हमने ये रिलीजन को फॉरगेट किया है तो हम एनार्की जो है वो पूरी दुनिया के अंदर फैल गई है, क्योस फैल गई है और डिस्ट्रक्शन फैल गई है। तो फाइनली वेस्टलैंड जो है उसकी सेटिंग क्या है, वो लंदन है। पीपल वर गोस्ट ऑफ डेथ। ठीक है, गोस्ट ऑफ डेड है, ये कंट्रास्ट बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट है। प्यूनिक वॉर्स बिटवीन रोम एंड कार्थेज है, एंड द क्लैशेस ऑफ वर्ल्ड वॉर वन। द एपिसोड कंक्लूड्स विद द फेमस लाइन फ्रॉम द प्रीफेस टू Baudelaire, L'Espermel, the reader shares the poet's sin। ठीक है, पोएट्स के sin। वेस्टलैंड में जो स्पीकर है वो क्या कहता है, सॉरी, अच्छा जी, यहाँ पे देखें कि वो किस सेक्शन की बात करता है। थर्ड सेक्शन है द फायर सरमन। फायर सरमन में हम देख लेते हैं, वैसे मैंने इन शॉर्ट आपको बता दिया। टेरिसियस है, एक फिगर है क्लासिकल माइथोलॉजी का, और ही हैज बोथ मेल एंड फीमेल फीचर। ही इज ब्लाइंड बट कैन फोरसी द फ्यूचर। टेरिसियस ऑब्जर्व अ यंग टाइपिस्ट वेटिंग फॉर हर लवर, अ डल एंड स्लाइटली एरोगेंट क्लर्क। मेन एक्शन जो है एक लवलेस सेक्सुअल एनकाउंटर है बिटवीन दिस कपल। एट द एंड द टाइपिस्ट इज ग्लैड द एनकाउंटर इज ओवर एंड डन।
ठीक है, जो वेस्टलैंड है वो स्टार्ट ही यहाँ से होता है कि अप्रैल इज अ क्रूअल मंथ ब्रीडिंग lilacs out of dead land, mixing memory and desire, stirring dull roots with spring rain. Winter kept us warm, covering. Earth is forgetful, snow feeding. A little life with dry